Assalamu alaikum, my all students. This is Dr. Akbar Shamsi. We are going to start our third lecture of this chapter 3, coordination control. मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपसे बेसिक्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन में बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया था एंड उसकी क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस. देन इन सेकेंड लेक्चर आई डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑफ नर्व और पूरी नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एंड उस लेक्चर के अंदर चूंकि मैं नर्व को फोकस कर रहा था, इसलिए मैंने नर्व का स्ट्रक्चर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की थी, जिसमें नर्व्स आती हैं, और आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व डिस्कस की थी. और इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी मैंने थोड़ी सी बात की थी. तो आज ये जो मेरा थर्ड लेक्चर है, इसमें मैं प्योरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूंगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी सिर्फ ब्रेन की बात करूंगा, बिकॉज ब्रेन ही एक अच्छा खासा डिटेल टॉपिक है. और मैं वन बाय वन एक एक चीज़ आपको आज ब्रेन की बताऊंगा, एंड देन अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं फिर स्पाइनल कॉर्ड कवर करूंगा. सो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पिक्चर, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपको दो तरह के नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, वो आपको नज़र आ रहे हैं. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है. पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ आउटलाइन के ऊपर बात की थी, तो सिर्फ आपको एक वर्बली समझाया था. आज मैं आपको एक एक चीज़ पिक्चर से समझाता हूँ. सबसे पहले तो आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि नाम है सेंट्रल, आपको वो बॉडी के सेंटर में मिलेगा. उसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन जैसे कि मैंने बताया था, और अगला स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 14 बिलियन, ठीक है. सो टोटल ब्रेन के 86 और स्पाइनल कॉर्ड के 14 मिलाकर ये बनते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स. यानी अकेले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि 1 खरब न्यूरॉन्स तो सिर्फ सीएनएस के अंदर होते हैं, ठीक है. याद रहे, मैंने आप लोगों को 3 तरह के जो न्यूरॉन्स पढ़ाए थे, सेंसरी, मोटर और इंटर. उस लेक्चर में मैंने आपको सेकंड वाले कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स ही होते हैं. इसका मतलब मैं जो ब्रेन के 86 बिलियन और स्पाइनल कॉर्ड के 14 बिलियन न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, ये प्योरली मैं इंटर न्यूरॉन्स की बात ही कर रहा हूँ. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन इंटर न्यूरॉन्स ओनली, ठीक है. इसमें बाकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स नहीं आते, क्योंकि वो आते हैं इधर, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम की दूसरी टाइप है, जिसके अंदर दो तरह की नर्व्स आती है. जो ब्रेन से निकलने वाली हैं वो आपके सामने नजर आ रही है, क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली है उनका नाम होता है स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स, जिनके मैंने आपको इवन सारे नाम तक बताए थे, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स, ठीक है. इनके अंदर होते हैं वो बाकी दो तरह के न्यूरॉन्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन. इसमें मैं काफ़ी डिटेल बात प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं अब आज जो है वो इंशाल्लाह ब्रेन के ऊपर बात करूँगा. इसके बाद अब जो ये तो आउटलाइन वाली पिक्चर थी, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेन के ऊपर मौजूद मेनिंजेस की, ठीक है. अगर हम एक, ये बहुत अच्छी सी पिक्चर है, जिसके अंदर आप देखें हमारे जो क्रेनियम का एक छोटा सा सेक्शन लिया गया, जिसमें दिखाया है कि अगर हम आउटर टू इनर यानी ब्रेन की तरफ जाएं तो हमें कौन कौन सी लेयर्स मिलेंगी. सबसे पहले जो स्किन की लेयर है, जिसका आपने नाम सुना होगा, उसका नाम स्कैल्प होता है, ठीक है. ये जो हेयर फॉलिकल से भरी हुई स्किन होती है, हमारे सारे स्कल को कवर कर रही होती है, स्पेशली सॉरी क्रेनियम को. उसके बाद स्किन के फौरन नीचे एक ये लिगामेंट है, बेसिकली इसका नाम होता है एपोन्यूरोसिस. ये लिगामेंट होता है. उसके फौरन बाद बोन होती है, ठीक है. ये बोन की आउटर लेयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पेरियोस्टियम होती है, ये वो है, और उसके नीचे बोन है. पेरियोस्टियम अलग से कोई नहीं है, अलग से कोई लेयर नहीं है. बोन की आउटर लेयर का नाम पेरियोस्टियम होता है. पेरी का मतलब अराउंड, एंड ऑस्टियम मीन्स बोन, तो उसका मतलब बोन के अराउंड लेयर, ठीक है, बोन की आउटर लेयर. देन पेरियोस्टियम क्रॉस करने के बाद ये मेन कॉर्टिकल बोन है, एंड इस बोन के गुजरने के बाद फिर अल्लाह ने हम सबको ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजेस दिए हैं, जिनके बुक में कुछ बोर्ड्स में नाम, इस तरह से इन बोर्ड के अंदर नाम नहीं है, एक दो बोर्ड्स में नाम है. तो वो 3 नाम ये है मेनिंजेस के. पहली वाली लेयर का नाम होता है ड्यूरा मैटर,
सेकेंड लेयर का नाम होता है एरेक्नोइड मैटर और तीसरे वाली लेयर का नाम होता है पाया मैटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स आपको याद रखनी है। मेनिंजेस के नाम तो शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेनिंजेस कितनी होती हैं और अगर नाम याद रख भी ले तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको डैप से याद रख सकते हैं, DAP आसानी से याद हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में देखें तो आपको एक ब्लड कैपिलरी का पूरा एक प्लेक्सस या नेटवर्क नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा बहुत साफ। ठीक है, इस स्पेस को क्या कहेंगे? इस स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नोइड। क्या सब एरेक्नोइड बोलना रीजनेबल है? बिल्कुल है। सब का मतलब क्या होता है? बिलो। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? सब एरेक्नोइड स्पेस। इसका मतलब वो स्पेस जो एरेक्नोइड यानी कि सेकंड वाली लेयर के, सेकंड वाली मेनिंज के नीचे हो, तो इसका नाम होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। अब मैं इसको क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये ब्लड कैपिलरी नेटवर्क को क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ? उसकी रीजन ये है कि इस स्पेस के अंदर होता है वो फ्लूइड जिसने पूरे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को घेरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए, ये पता होना काफ़ी नहीं है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है CSF। ये भी पता होना ज़रूरी है कि वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता कहाँ है। ठीक है, जब तक आपको 3 मेनिंजेस नहीं पता होंगी, आपको सब अरेक्नोइड स्पेस का नहीं पता होगा। जब सब अरेक्नोइड स्पेस का ही नहीं पता होगा, आप लोकेट कैसे करेंगे? आप इतना कहना काफ़ी नहीं है कि बस ब्रेन के अराउंड है। ठीक है, तो ये सब अरेक्नोइड स्पेस में होता है CSF। और याद रहे, यही 3 मेनिंजेस ब्रेन पे नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी हैं। ये तीनों मेनिंजेस सिर्फ ब्रेन की नहीं, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लेयर्स एज इट इज स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब एरेक्नोइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो 3 लेयर्स हैं वहां पर भी होगी, और वहां पर भी CSF होगा। जाहिर है कि इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि एक वर्ड ब्रेन के लिए सेरिब्रम यानी सेरिब्रो, और दूसरा वर्ड स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो ये पूरा फ्लूइड इन दोनों को बात कर रहा है। ठीक है, इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की एक सिग्निफिकेंस मैं यहीं पे पहले बता दूं, और वो ये है कि ये एक फ्लूइड है जो बेसिकली ब्रेन और ब्लड के दरमियान, ब्रेन और ब्लड के दरमियान आप कह सकते हैं नरिशमेंट कैरी करने के लिए एक मीडियम है। नरिशमेंट कैरी करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करने के लिए। और याद रखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही की वजह से नर्वस सिस्टम वो वाहिद सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसमें कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। ये बात मैंने लिम्फेटिक सिस्टम में भी बताई थी, आज फिर रिपीट कर दूं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आता है, और लिम्फ का रोल कुछ यही होता है कि जो चीज़ें ब्लड से लीक आउट हो जाएं वो उसको कैरी करके रिटर्न करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत इसलिए नहीं होती बिकॉज लिम्फ का रोल ऑलरेडी CSF प्ले कर रहा है, इसलिए नर्वस सिस्टम इज द ओनली सिस्टम ऑफ द बॉडी विच लैक्स लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो ये थोड़ी बहुत सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो गई, 3 मेनिंजेस की बात हो गई, और आपको अच्छी से एक पिक्चर पे पोजीशन समझ में आ गई होगी सारी लेयर्स की जो ब्रेन के ऊपर होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पिक्चर, जिसके अंदर मैं पहले थोड़ी सी बात कर लूँ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की। बहुत ही अच्छी सी पिक्चर है, अगर इसको एक्सप्लेन ठीक से कर दिया जाए फिर बहुत अच्छे समझ में आती है। देखिए, इसमें शुरू से स्टेजेस से थोड़ा थोड़ा करके समझाया है, और फिर ब्रेन किस तरह डेवलप होता है एडल्ट, वो सब समझाया। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये पिक्चर एक्सप्लेन करने के बाद फ़ौरन ही समझ नहीं आएगी, अभी आपको और पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अभी आपसे एक जो है वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा जिसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किससे बनता है? ये एक नर्व कॉर्ड से बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। हम सब यानी कि ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, मैमल्स है ना, मैमल्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं। ये एक फाइलम है एनिमेलिया का, और अगर आपको इसके बारे में तो नहीं भी पता तो भी इतना आइडिया तो होना चाहिए आप सबको कि सारे कॉर्डेट्स के 2-3 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक नोटोकॉर्ड है, जिसमें से फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, और एक है नर्व कॉर्ड। मैं अभी सब पे नहीं जा रहा क्योंकि मैं फोकस करूंगा नर्व कॉर्ड पे। तो शॉर्ट करके बात ये कहूँगा कि बीइंग ह्यूमन, बीइंग अ मैमल, बीइंग अ वर्टिब्रेट, हम सबकी इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक नर्व कॉर्ड बनती है। यूं कह लीजिए कि ब्रेन का प्रिकर्सर है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले।
तो वो नर्व कॉर्ड शुरू में जब एम्ब्रियो 4 वीक्स का होता है वो कुछ ऐसी होती है, पतली सी ट्यूब होती है, हॉलो होती है। हॉलो कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनिशियली होता है। फिर उस नर्व कॉर्ड के कुछ इस तरह के छोटे छोटे बल्जेस बन जाते हैं, इन्हें वेसाइकल्स कहते हैं, प्राइमरी वेसाइकल। ठीक है, ये जो अच्छा है इन्होंने कलर से डिफ्रेंशिएट किए हैं, एक ब्लू से, एक पिंक से और एक थोड़ा बेज कलर है। एक वेसाइकल का नाम फोर ब्रेन बन जाता है, एक का नाम मिड ब्रेन बन जाता है, हैंड ब्रेन बन जाता है, और नीचे जितनी भी जो नीचे जा रही है यहाँ से वो सारी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी नर्व कॉर्ड पतली सी एक ट्यूब है जिसका ऊपर वाला हिस्सा ने ब्रेन बनाना है, और ब्रेन बनाने के 3 बड़े बड़े पार्ट्स आपको पता ही होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये बनना शुरू हो गए, ये अभी बने नहीं है, इसे वेसाइकल्स हैं। और जितनी भी इससे बॉटम की, इससे नीचे की नर्व कॉर्ड होगी वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी इन फ्यूचर? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस नर्व कॉर्ड के पोर्शन की बात कर रहे हैं, एंटीरियर वाले, जिसने आगे ब्रेन में ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये 3 प्राइमरी वेसाइकल्स बन गए। अब वो ज़्यादा नहीं, 4 वीक से सिर्फ 1 वीक के बाद 5 वीक्स में ये वेसाइकल्स प्राइमरी वाली मजीद डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ये कहलाएंगी सेकेंडरी वेसाइकल। यानी आप देखिए वो मजीद और स्प्लिट होगी। फोर ब्रेन डेवलप हो जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये मैं अभी आगे सब समझाता हूँ आपको। मिड ब्रेन पार्ट एक ही में ही रहता है, और हाइंड ब्रेन जो है वो आगे 2 पार्ट्स में यानी 2 वेसाइकल्स में आ जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आप सबको बताता चलूँ कि फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन कहते हैं, और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेंसेफेलॉन कहते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक पहले आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दूं जिससे मैं क्लियर कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास नर्वस सिस्टम की पूरी पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने उसी तरह से बताया कि 2 तरह के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स हैं, उनके वो रिस्पेक्टिव नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ब्रेन को कहते हैं एनसेफेलॉन। अगर आपको यहीं से टर्म समझ आ जाएगी ना तो आगे खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं मेडुला स्पिनैलिस। क्यों कहते हैं मैं समझा देता हूँ टर्म। एन का मतलब होता है, ई एन का मतलब होता है विद इन। क्या मतलब होता है इसका? विद इन। ठीक, सेफ का मतलब होता है हेड। सेफ का मतलब क्या होता है? हेड। और अलोन का मतलब होता है बल्जी पार्ट। अ बल्जी पार्ट, जैसे ब्रेन बल्जी पार्ट होता है, तो पूरा मतलब हो गया अ बल्जी पार्ट कंटेन्ड विद इन हेड। अ बल्जी पार्ट कंटेन्ड विद इन हेड, अलोन, इन, सेफ, ये सब मिला दें तो ये पूरा ब्रेन बन गया। यानी कि हमारे क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स होता है उसके अंदर एक बल्जी पार्ट मौजूद है, उसको हम जो है वो इंसेफेलॉन कहेंगे। तो ब्रेन का ये बाकायदा नाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज समझते हैं ब्रेन को बायो में न्यूरो कहते हैं। न्यूरो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए कहते हैं, ब्रेन को इंसेफेलॉन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टमक को गैस्ट्रो कहते हैं, स्किन को डर्मा कहते हैं, हार्ट के लिए कार्डियो कहते हैं, स्टमक के लिए गैस्ट्रो कहते हैं, जॉइंट्स के लिए आर्थ्रो कहते हैं, बोन के लिए ऑस्टियो कहते हैं, मसल के लिए मायो कहते हैं, सार्को कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन को हम एनसेफेलॉन कहते हैं, न्यूरो नहीं बोलते। न्यूरो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ड आपको समझ आ गया है, तो अब ये वर्ड समझाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, काफी हद तक आपको आइडिया हो रहा होगा। बिकॉज सब में टर्म तो वो एनसेफेलॉन तो ऑलमोस्ट चल ही रही है, सिर्फ शुरू की टर्म है। फोर ब्रेन में जो टर्म नहीं आई वो क्या आई है? प्रो। प्रो का मतलब आप सबको पता है होता है फर्स्ट, इनिशियल, जो चीज पहले हो। एंड फोर ब्रेन तीनों पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोजेंसेफेलॉन। आई बात समझ में? देखें, इंसेफेलॉन से खुद ब खुद आगे बात निकलती जा रही है। अगला पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन। अब मीजेंसेफेलॉन में देखिए वर्ड आ रहा है जो कि आपने मीजोडर्म में पढ़ा होगा, मीजन काय में पढ़ा होगा। मीजो का मतलब इन बिटवीन होता है, तो मिड ब्रेन दोनों पार्ट्स के दरमियान है, बिटवीन फोर एंड हाइंड ब्रेन, तो ये मीज हो गया। एंड जो रोम्बेनसेफेलॉन है इसलिए कहलाता है बिकॉज हाइंड ब्रेन की, जैसे मैं भी पढ़ाऊंगा, उसकी रोम्बॉइड सी शेप होती है, ज्योमेट्रिकल रोम्बॉइड शेप होती है, उस शेप का होता है, तो इसलिए इसको रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। आई होप आपको ये 3 वर्ड जो है वो समझ आ गया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पिक्चर। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? प्रोजेंसेफेलॉन, ये क्या है? मीजेंसेफेलॉन, और ये क्या है? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन मजीद 2 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, टीलेंसेफेलॉन में और डायंसेफेलॉन में। अभी आगे पढ़ते हैं वो क्या है। सही, सो आप यहाँ से फॉलो करते चलें।
फोर ब्रेन, यानी कि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करूँ तो क्या मेंशन करूंगा, प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन डिफरेंशिएट्स इनटू टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन, ये दो उसके पार्ट्स हो गए। ये प्राइमरी विजाइकल है 4th वीक में एम्ब्रियो के, और ये सेकेंडरी विजाइकल है जब 5 वीक का एम्ब्रियो हो जाता है। ठीक है, ये आपको ये सब अभी के लिए नहीं पढ़ना, एमकैट के लिए 4 और 5 वीक से बहुत बहुत ही आगे की चीज़ है। लेकिन शायद मेरा आपको ये पढ़ाया हुआ लेक्चर बहुत आगे काम का लगे, आप कहेंगे कि यार हम लोगों ने अपने, जब आप यूनिवर्सिटी में जाए अपने एम्ब्रियो पढ़े, आप कहेंगे कि यार हमने तो एम्ब्रियो के लिहाज से, वीक्स के लिहाज से, ड्यूरेशन के लिहाज से ब्रेन को पढ़ा था। तो अब यकीन करें मैं इनके से बहुत आगे की डिटेल का आपको ब्रेन पढ़ा रहा हूँ। ये कोई इससे बुक की हद तक का नहीं है, लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि आप समझें कि ये रेलिवेंट नहीं, बिल्कुल रेलिवेंट है, आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फोर ब्रेन आ गया टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन में। सही, अभी हम आगे उसकी भी जो मजीद उसके डेरिवेटिव्स उस पर बात करते हैं। फिर मिड ब्रेन, देखिए मिड ब्रेन चूंकि किसी में नहीं डिफरेंशिएट हुआ तो मिड ब्रेन का नाम वैसी का वैसे ही है। ये मत समझिएगा मिड ब्रेन मीजेंसेफेलॉन में डिफरेंशिएट हुआ है। मिड ब्रेन का अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसका अपना नाम ही मीजेंसेफेलॉन होता है। एंड मिड ब्रेन मजीद कोई विजाइकल नहीं बनाता, प्राइमरी भी वही है, सेकेंडरी भी वही है, इसलिए इसका नाम वही रहा, मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, मीजेंसेफेलॉन मिड ब्रेन से नहीं बना, मिड ब्रेन का अपना नाम ही मीजेंसेफेलॉन है। बट चूंकि इट्स अनचेंज्ड, आप दोनों पिक्चर्स में देखें, इसलिए इसका नाम मीजेंसेफेलॉन ही लिखा हुआ है और दोबारा से फिर मिड ब्रेन ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन में, जिसका नाम होता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन जब सेकेंडरी वेसिकल्स में स्प्लिट होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है मेटेनसेफेलॉन और एक का नाम होता है माइलेनसेफेलॉन। सही है, तो ये मेटेनसेफेलॉन माइलेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक, अब तो ये क्या हुई, ये होती है प्राइमरी वेसिकल्स, और एक वीक के बाद जब वो मजीद अपने पार्ट्स में और डिफ्रेंशिएट होती है ना, कहते हैं सेकेंडरी वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स नहीं है, ये तो प्रॉपर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब किससे क्या बना है ये हम अभी आगे आउटलाइन में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, टीलेंसेफेलॉन के अंदर हमारे जो पार्ट आता है वो आता है सेरिब्रम। ठीक है, और एक और पार्ट आता है वो यहाँ शो नहीं है, वो है कॉर्पस कैलोसम। एक काम करते हैं, हम इस आउटलाइन से पहले एक मर्तबा फिर जो मैंने आउटलाइन आपको जो अभी बना के दिखाई है वो दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। ये वो आउटलाइन है जो करेक्ट है, करेक्ट का मतलब बुक में है और इंटरनेट के अकॉर्डिंग है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये वो है। ठीक है, बताने के तो बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर भी हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए क्योंकि वो तो बहुत डिटेल है। एंड इट्स नॉट लाइक कि बस ये 2 पार्ट्स है, इट्स नॉट लाइक कि बस ये 3 पार्ट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास देखिए 2 पार्ट्स आते हैं, एक का नाम होता है टेलेंसेफेलॉन और एक का नाम है डाइनसेफेलॉन, जैसे कि अभी हमने उस पिक्चर में देखा। अब टेलेंसेफेलॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम और एक और पार्ट है कॉर्पस कैलोजम। सही, कॉर्पस कैलोजम। और अगर अब आप इस पिक्चर में देखें तो कॉर्पस कैलोजम इज मिसिंग, इन्होंने टेलेंसेफेलॉन से सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया है, सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन कॉर्पस कैलोजम भी होता है, अभी मैं पिक्चर से आपको पढ़ाऊंगा कि वो किस तरह का दिखता है। सेरिब्रम याद रखिएगा 2 होते हैं और इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। देयर यू गो, ये एक एनिमेटेड इमेज है जिसके अंदर आपको एक पिंक कलर में और एक ब्लू कलर में दोनों ही सेरिब्रम है। इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक राइट एक लेफ्ट है, इनको दोनों को मिला के हम सेरिब्रम कहते हैं। ये है टेलेंसेफेलॉन। और चले लगे हाथ में आपको कॉर्पस कैलोजम बता ही देता हूँ, इन दोनों सेरिब्रम को बीच में से कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, जब भी आप इस इमेज के दरमियान में से देखें आपको कनेक्शन नजर आएगा, ये यहाँ पर एक कनेक्शन है, उसका नाम होता है कॉर्पस कैलोजम, जो कि इन दोनों को जो है वो जोड़ता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आते हैं कॉर्पस कैलोजम दोनों सेरिब्रम के दरमियान। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम चूंकि यहाँ पे शो ही नहीं किया, इन्होंने हाफ सेक्शन दिखाया ना, इसलिए कॉर्पस कैलोजम शो नहीं किया, वरना टीलेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, डाइनसेफेलॉन के अंदर आता है थैलेमस और एक आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अपने पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पर आप देखें अगेन उन्होंने पिक्चर में क्या किया है, यहाँ पे थैलेमस बताया है और उन्होंने लिम्बिक सिस्टम नहीं बताया, उसके पार्ट्स हमें बता दिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये पिक्चर जो है ना वो आपको मिसलीड कर रही है, इसलिए मैं अभी इसके पार्ट्स यहाँ से नहीं, इसके पार्ट्स में बाद में आके एक्सप्लेन करूँगा और आप खुद देखिएगा क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस पिक्चर के अंदर मुझे डेवलपमेंट बतानी थी। आई होप आपको प्राइमरी वेसिकल समझ आ गए हो, सेकेंडरी वेसिकल समझ आ गए हो, डेरिवेटिव्स मैं अभी आपको समझाता हूँ, जब इंशाल्लाह हम डिटेल एनालिटिक पढ़ लेंगे तो वापस पिक्चर पे आएंगे। ठीक, अच्छा, नाउ हम अपनी थर्ड पिक्चर पे चलते हैं। ये पिक्चर आपको ये बताने के लिए है कि
जब वो पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है तो देखें इसमें कलर डिफरेंशिएशन से बताया है कि कितना कौन सा पार्ट आप जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। साफ पता लग रहा है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन बहुत छोटा सा होता है और हाइंड ब्रेन सारा नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वो तीन पार्ट्स हैं। ठीक, यानी कि जो नर्व कॉर्ड यहाँ से शुरू हुई थी तीन विजाइकल से, अगर आप देखिए तीन विजाइकल थी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये नर्व कॉर्ड के इनिशियल विजाइकल्स थे, ये सेकेंडरी विजाइकल है। और जब वो फुल फ्लैश डेवलप हो जाता है तो ये है। ठीक, और जो नर्व कॉर्ड का बॉटम वाला पार्ट है मैंने बताया था वो किस में कन्वर्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कंटिन्यू होगी। ठीक है, यानी कि जब ब्रेन बन जाता है तो पता भी नहीं लग रहा होता कि यार ये पहले शुरू में नर्व कॉर्ड थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर अभी दिखाई, इनिशियली ये ऐसी होती है, फिर इस तरह डेवलप होती है, देन फाइनली इस शेप में आ जाती है जो कि पूरा प्रॉपर डेवलप ब्रेन है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हो गए। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक बात और बतानी है, वो ये कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो नर्व कॉर्ड होती है वो अंदर से, मैंने बताया क्या होती है, अभी बताया था हॉलो होती है, राइट। हॉलो होती है क्यों, उसके अंदर क्या भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो फौरन एक सवाल बनता है कि जैसे ये नर्व कॉर्ड इस प्राइमरी विजाइकल से सेकेंडरी विजाइकल और सेकेंडरी विजाइकल से फाइनली फुली डेवलप ब्रेन बनाएगी, तो वो जो अंदर की हॉलो स्पेसेस है वो तो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो हॉलो स्पेसेस पूरी ख़त्म नहीं हो जाती हैं। वो हॉलो स्पेसेस अंदर ही अंदर तीन चार क्लोज्ड स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर वो हॉलो स्पेस ख़त्म हो गई तो फिर एक मसला होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सारी जो स्पेस अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो हॉलो स्पेस अंदर रहना ज़रूरी है। क्यों, ताकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ से पैदा होता रहे। और वो हॉलो स्पेसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये रही वो पिक्चर्स। ठीक है, ये देखिए। अब इस पिक्चर में क्या किया, फैंटम किया। फैंटम समझते हैं, फैंटम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने ब्रेन को ऊपर से जो है वो लाइट कर दिया ताकि आपको अंदर की वो स्पेसेस नजर आए। ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। एक तो वेंट्रिकल हार्ट में होते हैं, ये ब्रेन के होते हैं। चार वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, दो लेटरल के होते हैं, ये देखिए फ्रंट की पिक्चर है और ये वाली साइड की पिक्चर है। ये देखिए दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, दो ये। तीसरा वेंट्रिकल कहलाता है थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नंबर वन, लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नंबर टू, ये भी लेटरल, दोनों लेटरल है, वन और टू, ये दो हो गए। तीसरा ये वाला थर्ड और चौथा ये वाला फोर्थ। ठीक है, और अगर आप देखें इन दोनों का कनेक्शन इससे है, थर्ड नीचे जाके इस फोर्थ पे खुल रहा है और फोर्थ नीचे कंटिन्यू हो रहा है सेंट्रल कनाल में। और सेंट्रल कनाल किस में जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में। यानी ये वही हॉलो स्पेस है नर्व कॉर्ड की जो अभी तक बरकरार है। इसका बरकरार रहना क्यों ज़रूरी है, अगर आप पूछेंगे मुझसे ये चार वेंट्रिकल्स क्यों हैं, क्या उनका पर्पज़ है, तो इनका पर्पज़ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से बनता है और बन के कुछ छोटे छोटे से फोरामेन होते हैं, उनसे बाहर जाता है और बाहर जाके ये बाहर सर्कुलेट करता है। यानी कि मैंने भी आपको जो पहली पिक्चर दिखाई थी, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस सब एरेक्नोइड स्पेस में आया है, वो ब्रेन के अंदर से पैदा होके आया है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर या ये सब एरेक्नोइड स्पेस तो ब्रेन के बाहर की है ना। आप यहाँ से देखें तो ये मेनिंजेस तो ब्रेन के बाहर की हैं। अभी तो मैं बता रहा था वेंट्रिकल तो ब्रेन के अंदर है। तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि यार सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो अंदर है, अभी मैंने पहली इमेज में पढ़ाया था वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो बाहर है। तो मैंने फिर से क्लियर कर दूं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उन चार वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो रहा है और वो प्रोड्यूस होके छोटी छोटी स्पेसेस से, छोटी छोटी ओपनिंग से, फोरामेन से बाहर आ जाता है और बाहर आके इस जगह से पूरा आउट ब्रेन को बाहर से बात करने लगता है। यानी वो ब्रेन को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। आई बात समझ में, ठीक है। और वो चार वेंट्रिकल्स जो मैंने बताई जो अंदर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, ये वेंट्रिकल्स कहाँ से आए, ये जो नर्व कॉर्ड थी, ठीक है, ये नर्व कॉर्ड अंदर से हॉलो थी। और जब नर्व कॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता इससे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से जब फुली डेवलप ब्रेन में ट्रांसफॉर्म हुई, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो जो अंदर की स्पेसेस थी, जो अंदर की हॉलो स्पेस थी, वो हॉलो स्पेस इतनी रह जाती है। ठीक है, वेंट्रिकल्स की शक्ल में चार वेंट्रिकल्स, दो लेटरल कहलाते हैं, एक थर्ड कहलाता है और एक फोर्थ कहलाता है। ठीक, तो ये चारों वेंट्रिकल्स सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं और वो सीएसएफ इनसे होते हुए इसके अंदर भी जाता है, सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो इसके अंदर रहता है और यहाँ से स्पेसेस से, जैसे मैंने बताया, निकल निकल के बाहर आ जाता है और बाहर से वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड भी करता है, नरिश भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और सारी वो चीज़ें करता है जो कि एक ब्लड का रोल यहाँ पर होता है, वो यहाँ पे सीएसएफ कर रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई बात।
तो ये मैंने आपको मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स और इसकी डेवलपमेंट, इसकी ब्रेन की 3 पार्ट्स और वो सारे उनके सब पार्ट्स वगैरह आपको बता दिए। ठीक, अब आते हैं अगली पिक्चर पे। अब ये पिक्चर आपको क्या बता रही है? ये पिक्चर में आपको मुझे 2-3 चीज़ें आपको बतानी है। एक तो ये कि अगर हम ब्रेन का सेक्शन करें इस तरह से, यानी कि आपको दिखाया गया है, इस सेक्शन को हम जो है वो सजाइटल सेक्शन कहते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हमें यानी कि अगर हम ऐसे दरमियान से आधा करें तो हमें क्या दिखता है कि ब्रेन का एक आउटर मैटर होता है और एक इनर मैटर होता है। ब्रेन का आउटर मैटर जो है वो ग्रे मैटर कहलाता है और इनर मैटर ब्रेन का वाइट मैटर कहलाता है। ठीक है, ग्रे मैटर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और वाइट मैटर को सब कॉर्टेक्स बोलते हैं। सब का मतलब नीचे, यानी कि कॉर्टेक्स से नीचे। वजह भी साफ लिखी है, ग्रे मैटर डार्क क्यों होता है। देखिए यहाँ पर ये ग्रे गलत वर्ड है। ग्रे का मतलब वो वाला ग्रे कलर नहीं है एक्चुअल में, ये ग्रे कलर नहीं होता है। ये होता तो खैर बेज कलर का। आप सबने आमतौर पे जो बकरीद होती है, बकरीद में देखा होगा, गाय बकरी का मगज तो देखा होगा, ये बिल्कुल वही कलर होता है, ऑफ वाइट या फॉन कलर होता है। तो इस ग्रे मैटर का कलर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू वाइट मैटर थोड़ा डार्क क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं, तो सेल बॉडीज के इसका कलर थोड़ा डार्कर होता है। और अंदर जो होता है वो होता है वाइट मैटर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं और माइलिन शीट वगैरह होती है, तो इसलिए अंदर का जो मैटर होता है वो वाइट मैटर होता है। ठीक है, एक तो ये सेक्शन में चीज़ बतानी थी। फिर आपको 2 लेबलिंग्स और बतानी थी। आप अगर आपने रियल ब्रेन में भी देखा और पिक्चर्स में भी ऐसे ही होता है, आपको ब्रेन के अंदर ऐसे फोल्डिंग्स दिखाई देंगी। देख रहे हैं इन फोल्डिंग्स, ऐसा लगा बल से बने हो। तो इन 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 फोल्डिंग्स का नाम होता है गायरस। जितने भी फोल्ड नजर आ रहे हैं उनको बोलते हैं गायरस। सिंगुलर गायरस, प्लूरल होता है गायराए, यानी GYRI। और ये जो लाइंस होती हैं, जो सारी आपको रिंकल्स नजर आ रही हैं, इनको हम सल्कस कहते हैं, प्लूरल सरकाए। तो याद रखिएगा, ब्रेन में गायराए और सल्काए होते हैं। इनमें से कोई एक भी खत्म हो जाए दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फर्ज कर लीजिए आप सारे सल्काए खत्म करें, सारी लाइनें खत्म हो जाए, जब सारी लाइनें खुद खत्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली गायराए नहीं बचेंगे, क्योंकि गायराए की अपनी एग्जिस्टेंस सल्काए की वजह से तो है। ये लाइंस होंगी तो फोल्ड नजर आएंगे, जब लाइंस ही नहीं तो फोल्ड्स कैसे? ठीक है, तो सल्काए गायराए आपस में ये बिल्कुल वही क्रेस्ट और ट्रफ वाला कॉम्बिनेशन रखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बतानी थी, ये ब्रेन की सरफेस मार्किंग्स कहलाती हैं। इसके बाद अब हम जो है वो चलते हैं अपनी फुल फ्लैज जो हैवी ड्यूटी पिक्चर उसकी तरफ। लेकिन इससे पहले अब ज़रूरत है मुझे सही से एक्सप्लेन करने की आपको नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, ताकि उसके बाद फिर मैं आऊँगा तो इससे आपको और समझ में आएगा। तो चलिए दोबारा से एक मरतबा नज़र मारते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर 2 तरह के टाइप्स होती हैं। वैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा पहले लेक्चर में, 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल और एक हमारे GIT का अपना नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी GIT का अपना होता है। लेकिन चूंकि वो अलग से नहीं पढ़ा जाता है या उसमें ही काउंट होता है पेरिफेरल में, इसलिए इसको तीसरा नहीं बोलते। लेकिन वैसे 3 टाइप भी कहीं कहीं कही जाती हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया अभी, उनके पार्ट्स, उनके जो नाम है वो समझाया आपको। क्रेनियल स्पाइनल के नंबर बता दिए थे। ब्रेन के अंदर अब आते हैं 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इन पार्ट्स के मैंने जो मतलब है वो समझा दिया आपको। फिर फोर ब्रेन से ज़रा नीचे चलते हैं। फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी हमने कवर किया था। एक का नाम होता है टेलेंसेफेलॉन और एक का नाम होता है डायंसेफेलॉन। ठीक है, टेलेंसेफेलॉन के अंदर मजीद 2 पार्ट्स आए थे, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोजम। अब मैं ये करूँगा कि आउटलाइन दिखाता जाऊँगा, वो पार्ट्स भी साथ साथ। तो इस सेरिब्रम और कॉर्पस कैलोजम मैं अब आपको फाइनली दिखा ही देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए, देखिए ये है सेरिब्रम। जितना भी पार्ट नजर आ रहा है आपको पता होगा, ये की कलर आपको बता रहे हैं कौन सा ग्रे मैटर है। ठीक है, ये ब्रेन का इस वक्त सेक्शन लिया हुआ है। आप इस वक्त एक सेरिब्रम देख पा रहे हैं, दूसरा सेरिब्रम नहीं देख पा रहे। जो अगर दूसरा सेरिब्रम देखते तो आपको ये सारा सेक्शन ही नहीं दिखता। ये कौन सा सेक्शन है? मीडियल सेक्शन। मीडियल सेक्शन का मतलब हो गया जो कि मिड लाइन से जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें आपको ब्रेन का एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, एक जो कि मोस्ट प्रोबेबली राइट वाला है और लेफ्ट वाला सामने से हटा हुआ है। आप इमेजिन करें कि ये ब्रेन के 2 लोब्स हैं और आपके जो सामने वाला है वो हटा दिया गया, तो ये दूसरा वाला जो होगा ना वो तो राइट वाला होगा ना। ये राइट वाले का मीडियल सेक्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको ये सेरेब्रम और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए लिखा हुआ है कॉर्पस कैलोसम, ये नजर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त मैं आपको सिर्फ जो लेबलिंग नोट करा रहा हूं वही देखें, सारी लेबलिंग पे ना नोट करें, हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। तो ये सेरेब्रम हो गया और ये हमारा हो गया कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम पे अभी हम बिल्कुल बात करते हैं, उसके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। कॉर्पस कैलोजम की बात मैं कर लेता हूँ आपसे। कॉर्पस कैलोजम का काम होता है 2 सेरिब्रम को जोड़ना। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप ये वाली इमेज देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। अब जरा ये पिंक और ब्लू कलर के अंदर देखिएगा, आपको बीच में एक कनेक्शन नजर आएगा जहाँ से ये दोनों जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे।
ये वो वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे इस जगह नज़र आ रहा है, ठीक है, जो इनको जोड़ता भी है। और सिर्फ जोड़ना ही मकसद नहीं है, इसका मकसद ये भी होता है कि राइट और लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर जो हमारे दोनों सेरिबल हेमिस्फीयर हैं, इनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट रखे, ठीक है। आपको मैं 2-3 चीज़ें शायद पहले से बताऊँ, उनका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप सबको ये बात पता है कि जो लोग, अगर आप मिसाल के तौर पे आप राइट हैंडेड हैं, यानी कि राइट ही हैं अगर आप, तो आपका लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होगा। ये याद रखिएगा, ये कोई मिथ नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। मैं राइटी हूँ तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होगा। और अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, यानी ऑपोजिट साइड ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जिसका मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरा हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा। एक हेमिस्फीयर थोड़ा ज़्यादा काम अच्छी तरह से कर रहा था, दूसरा कम। कम से मतलब एक है वो भी काम कर रहा है, लेकिन एक की एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं सेरिबल डोमिनेंस। इस फिनोमिनन को कहते हैं सेरिबल डोमिनेंस। अच्छा, अब आप शायद फ़ौरन ये सोच रहे होंगे, वो लोग जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, बराबर काम कर लेते हैं, एक जैसी राइटिंग है। देखिए, मैं आपको इससे पहले कि आप ये सोचें, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, जब आपने कभी एक कोई 6-8 महीने के बच्चे में नोट किया होगा कि वो जब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीज़ें खिलौने होते हैं या खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ को उठा उठा के मुंह में जो है वो रख रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है, हाथ लगा रहा होता है। तो आप उस वक्त देखें तो उसका कोई एक हाथ ऐसा होता है जिसको वो ज़्यादा उठाता है या उससे ज़्यादा चीज़ों की तरफ लपकता है। यानी ये वो टाइम होता है जिस वक्त वो डेवलप कर रहा होता है कि उसे अपनी कौन सी साइड डेवलप करनी है। ये वो टाइम होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इंसान बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट, जिस तरह एक फ़ोन की फैक्ट्री सेटिंग होती है, इंसान की फैक्ट्री सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई एक साइड होता है। उसने वक्त के साथ साथ दूसरी साइड डेवलप की है। कोई बचपन से दोनों हाथों से लिखना नहीं बराबर शुरू कर देता है, कोई एक साइड से अच्छा लगता है, दूसरी साइड से आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग अच्छी होती है, दूसरी साइड से आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो उसका मतलब हरगिज नहीं कि सेरिब्रल डोमिनेंस में ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसको टेस्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है कि सेरिब्रल डोमिनेंस आपकी ठीक है कि नहीं। आप अपने आपने एक हाथ को, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना राइट हैंड लिया और अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं, जोर जोर से अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। और आपने अब इस क्लॉकवाइज घुमाते हुए फौरन ही अपने आपने ऑपोजिट साइड, यानी ऑपोजिट साइड आपकी लेफ्ट होगी, लेफ्ट का लोअर लिम्ब, ठीक है। अगर आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ऑपोजिट साइड का फिर आपको लेग लेनी होगी, लेग को आप एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। तो पता है आपको क्या होगा, हमारा ब्रेन हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स की एक्टिविटी को एकदम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, आपको हल्का सा गिले आएगा, आप एकदम के लिए पॉज होंगे। इस बात का प्रूफ है कि एक हेमिस्फीयर ज़रा ज़्यादा डोमिनेंट का, यानी जब आप राइट साइड से राइट हैंड से वो कर रहे हैं ना, क्या नाम है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी, हमें क्लॉकवाइज मोशन में वो कोऑर्डिनेट करेगी, दोनों से हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसी दौरान अगर आपने ऑपोजिट साइड का, यानी ऑपोजिट साइड को कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं, ऑपोजिट साइड का अगर आपने लोअर लिम लेग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो एक पार्ट क्लॉकवाइज चल रहा है, ऑपोजिट साइड का लोअर लिम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 1 मिनट के लिए ग्लिच आएगा, लेकिन आप फिर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अगर ट्रेन कर ले अपने आप को तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ऑपोजिट साइड का लोअर लिम, ये नहीं ऑपोजिट साइड का आपने हाथ ही ले लिया। अगर ऑपोजिट साइड का आप हैंड ले लेंगे तो बड़े मज़े से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आप अगर दोनों हाथों में इस वक्त चेक करें तो आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएं और लेफ्ट हैंड को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कोई ग्लिच ही नहीं आया। तो इसलिए मैं बात एक के अपर लिम की कर रहा था, दूसरे के लोअर लिम की कर रहा था, ठीक है। डिसेबल डोमिनेंस का एक फैक्टर होता है। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट है, वो मिथ है, सॉरी, एक और फैक्ट तो नहीं है, वो मिथ है, फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। एक और बात जो कही जाती है वो मिथ है। और वो मिथ ये है कि जो लोग राइटी होते हैं उनका वो लोग जो है ना साइंस में, रीजनिंग में अच्छे होते हैं, और जो लोग लेफ्टी होते हैं वो लोग आर्ट्स और क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है। हमारे ब्रेन का कोई एक हेमिस्फीयर किसी एक चीज़ में और दूसरा हेमिस्फीयर किसी एक स्किल में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग लेफ्टी होते हैं वो लोग भी साइंस और रीजनिंग में उतने ही अच्छे हो सकते हैं, जो लोग राइटी होते हैं वो लोग भी आर्ट्स और क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये मिथ है। लेकिन ये सही ये बात है कि राइटी वाले का लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट है, और लेफ्टी का राइट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। सो ये कॉर्पस कैलोजम का काम होता है, दोनों जो है सेरिब्रम की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराना, ठीक है। सेरिब्रम में मैंने भी बात नहीं की है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो लार्जेस्ट पार्ट के ऊपर बात थोड़ी सी देर में मैं करता हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, जो आउटलाइन में आपको पढ़ाया था वो, ठीक है।
अब इसके बाद हम आया था डाइनसेफेलॉन पे। डाइनसेफेलॉन की अगर हम बात करें तो डाइनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक है थैलेमस और एक है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, थैलेमस अलग है, लिम्बिक सिस्टम अलग है, दो अलग अलग पार्ट्स हैं। और लिम्बिक सिस्टम के मजीद तीन पार्ट्स हैं, आपके सामने तीनों लिखे हुए हैं, एक हाइपोथैलेमस, एक एमिगडाला और एक हिप्पोकैम्पस है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर हम आते हैं डाइनसेफेलॉन पे, तो थैलेमस जो है वो ये वाला पार्ट जो कि ब्लू में आपको शो हो रहा है, ये है थैलेमस। ठीक है, जिसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल होता है। थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस को हम रिले सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब ये हुआ कि जितनी भी सेंसेशंस हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, देखिए मैं आपको उसको समझाता हूँ। इस तरह हमारे सारे घर के अंदर स्विच बोर्ड जो होते हैं ना, होते कि नहीं होते हैं? अगर कभी आप उनके पीछे देखें, खोलें, अंदर से सारे बिजली के तार जा रहे होते हैं। वो बिजली की तार सारे कमरे से होते हुए लाइनिंग होती हुई किस में जा रही थी? मेन बोर्ड में जा रही होती कि नहीं जा रही होती? इसी तरह हमारे भी जो सारे हाथ पाँव, हमारी बॉडी से रिसेप्टर्स हैं, इनसे जो न्यूरॉन्स हैं, ये सब न्यूरॉन्स होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। ठीक है, नर्व्स होते हुए जा रहे हैं ना, तो क्रेनियल नर्व्स होके जा रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स होके जा रहे हैं, जैसा भी है। लेकिन ये सारे नर्व, ये सारे पाथवेज किस में जा रहे हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम में जा रहे हैं। फर्स्ट कर लीजिए वो स्पाइनल नर्व्स होते हुए जा रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड का काम हो जाएगा हाईवे की तरह, हमारी हमारी जितनी सेंसेशन हमारी पूरी बॉडी से, ठीक है, उन सबको कैरी करते हुए, मिसाल के तौर पे जो मैं पिक्चर पढ़ा रहा था, अभी स्पाइनल नर्व्स हैं, इनसे सारे सिग्नल्स होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए यहाँ से होके हायर सेंटर में जाएगा ना। अब जो भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं, तो ब्रेन तक जाने के लिए बीच में जो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ये जो रूट पड़ेगा, ये एक टॉल है। इस तरह एक शहर से दूसरे शहर में जाने में टॉल पड़ता है ना, तो एक तरह से हाईवे के दरमियान ये टॉल है। इसका काम क्या होता है? इसको सारे सिग्नल्स आते हैं, इसको पता होता है कि भाई मुझे कौन सा सिग्नल कहाँ भेजना है। आप अगर देखिए कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, बैंक है, बहुत बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो कॉल सेंटर वालों के पास एक्सटेंशंस होते हैं। आपने कॉल की, उन्होंने आपको, उन्हें पता होता है कि आपकी कॉल को कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो वो उस हिसाब से फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसमें रिले होता है। ठीक है, इसी तरह से रेलवे का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, रिले होता है, बहुत सारी जगह होता है। किसी की कॉल को होल्ड पे डाल दिया, किसी की कॉल को रिसीव किया, तो इसी तरह से थैलेमस को डिसाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ सिग्नल आ रहा है पेन का, उसे पता है भाई पेन का एरिया कहाँ है, उसे वहाँ भेजना है। एक सिग्नल आ रहा है रीजनिंग का, उसे पता है वो कहाँ भेजना है। हमारी सेंसेशंस को उसने रिस्पेक्टिव एरिया से भेजना है, वो सारे एरियाज किस में? सेरिब्रम में। इसकी बात मैंने अभी करनी है। तो डिसाइड थैलेमस ने करना है, इसलिए थैलेमस को क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं, रिले सेंटर भी कहते हैं। क्लियरिंग हाउस बुक में लिखा हुआ है, रिले सेंटर भी चलता है। ठीक है, समझ गए थैलेमस का रोल। थैलेमस के बाद जो अगला पार्ट है वो कौन सा मैंने बताया? वो मैंने बताया आप लोगों को, थैलेमस के बाद जो अगला पार्ट मैंने बताया वो है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, सो डायंसेफेलॉन का एक पार्ट थैलेमस हो गया। लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स आ गए, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक, मैं आपको इसके अंदर लिम्बिक सिस्टम की एक पिक्चर दिखाता हूँ, जिससे आपको ये सारे पार्ट जो है वो सारे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि वो इस वाली पिक्चर में जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें वो नहीं थे। तो वो मैं आपको पिक्चर दिखाएगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो हियर्स द पिक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। इसमें अगेन सारा कुछ फैंटम किया हुआ है ताकि आप स्पेसिफिकली लिम्बिक सिस्टम के पार्ट देख सकें। देखिए, एक तो थैलेमस हो गया, ठीक है, दूसरा ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस थैलेमस से बिल्कुल नीचे होता है, हाइपो का मतलब बिलो, थैलेमस तो वही पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक है, इज लोकेटेड बिलो थैलेमस, तभी इसका नाम ऐसा है। उसके अलावा ये हिप्पोकैम्पस है, और हिप्पोकैम्पस का बिल्कुल पड़ोसी मैंने आपको पहले बताया भी था शायद किसी क्लास में, वो है एमिगडाला। ठीक, तो ये सारे पार्ट जो है वो लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब एक अलग चीज़ है। फ्रंटल लोब सिर्फ सेरिब्रम का पार्ट है, फ्रंटल लोब इज नॉट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, वो सिर्फ सेरिब्रम के कुछ लोब्स होते हैं, उसका एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। लिम्बिक सिस्टम के पार्ट यही चार हैं जो मैंने आपको ये वाले बताए। ठीक है, थैलेमस अलग से आता है, थैलेमस को उन्होंने लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड किया हुआ है, थैलेमस का कुछ हिस्सा लिम्बिक सिस्टम में आता है। सही मानों में लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स तीन हैं, एक हाइपोथैलेमस, दूसरा हिप्पोकैम्पस और तीसरा एमिगडाला। ठीक, तभी मैं ये पिक्चर बार बार लगा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से टैली कर सके। देखिए तीन पार्ट्स हो, अब तीनों के फंक्शन समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस का जो काम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ग्लैंड है। ये बात बुक में लिखी हुई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर्मर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फॉर्मर मतलब पहले कहते थे, अब नहीं कहते, क्योंकि अब पता चल चुका है कि हाइपोथैलेमस खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब मास्टर ग्लैंड जो अब है वो हाइपोथैलेमस है। बुक में
हमेशा वही रिवायत की तरह आधी बात लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि पहले मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी था, ये नहीं लिखा हुआ कि अब कौन है। अब मास्टर ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। सेकेंड, हाइपोथैलेमस का एक और रोल होता है थर्मोस्टेट। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसको रेगुलेट करने वाला जो एक पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, जिसका काम होता है टेम्परेचर डिटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना। एसी में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। थर्मोस्टेट का काम यही होता है कि टेम्परेचर डिटेक्ट करके उसको कंट्रोल में रखना। ठीक है, तीसरा, अब ये लाइन से जो सारे फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ज़्यादातर इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, कहते हैं हाइपोथैलेमस मोस्टली डील्स विद इनवॉलंटरी फंक्शंस, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, भूख लगना, प्यास हो गया, एग्रेशन समहाउ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कहीं कहीं एग्रेशन जो एक ट्रेट के तौर पे होती है वो हाइपोथैलेमस से होती है। एंजर भी हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक होता है, लेकिन आपको पता है एंजर भी फेमिलियल होता है, ख़ानदान से आता है या ये इनहेरिटेड हो सकता है, तो ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कुछ हद तक वॉलंटरी है, मैं ये नहीं कहूँगा इनवॉलंटरी सारा का सारा। प्लेजर जो है वो ऑब्वियसली हमारी इन्नेट प्रॉपर्टी, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, हम चाह के खुशी महसूस नहीं कर सकते, ये इंटरनली में फील होती है। देन स्माइल करना, यस इट्स अ वॉलंटरी फंक्शन, ठीक है, लेकिन एक काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस कभी कभी रिफ्लेक्स आता है, स्माइल आती है, वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अनकंट्रोल्ड ऑफ, एग्जैक्टली, यहाँ पर भी देखें कि जो हम किसी बात को लेके बहुत अम्यूज़ होते हैं, खुश होते हैं या बहुत हंसते हैं, अचानक से कहका लगाते हैं, वो सब हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब देखिए ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये चीज़ हमारे रूटीन के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होती है। हम ऐसी चीज़ को बड़े जल्दी से ग्रैस्प करते हैं कि यार, अब देखिए शायद इन सब में सबसे पहले जो पॉइंट आपने नोट किया होगा, यार अच्छा याद रहेगा कि कहका लगाना हाइपोथैलेमस का जो है वो काम होता है। तो चलें ऐसे ही याद रख लीजिएगा। और आखिरी वाला जो है वो है पेन फील करना, ये सब हाइपोथैलेमस के रोल होते हैं। एमिगडाला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम सबके लाइफ में, जो कि डील करता है ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, याद करें, मैंने इसके लिए क्लास में काफ़ी मरतबा आपसे बात की कि ये जो हम कहते हैं कि फला चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, जो सारी फीलिंग्स होती हैं ऑफ ऑल काइंड ऑफ सरप्राइज, लव, हैप्पीनेस, ठीक है, डिप्रेशन, ये सारी तरह की फीलिंग्स जो है ना, ये दिल विल महसूस नहीं करते, एमिगडाला ही करता है। तो पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं ये खाने का दिल चाह रहा है, वो खाने का दिल चाह रहा है, आज से रिफ्रेश कर दें, वो खाने का मैकडैला चाह रहा है, वहाँ जाने का मैकडैला चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन में हर उस चीज़ का जो है वो दिल चाह रहा होगा, तो वो एक्चुअल में मैकडैला चाह रहा है, दिल नहीं। ठीक, दिल में इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे इमोशन जो हैं वो एमिगडाला ही डील करता है। एंड जो है वो सेक्सुअल अराउजल वाली फीलिंग भी एमिगडाला जो है वो डील करता है। ठीक, तो हम इसको इमोशन एरिया हमारे ब्रेन का कह सकते हैं। और बिल्कुल उसका पड़ोसी, जैसे कि मैंने अभी उस पिक्चर में दिखाया, हिप्पोकैम्पस होता है, जिसका काम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी होती है चीज़ों को याद करने की, या इवेंट मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस लेक्चर के अंदर चीज़ों को इंटीग्रेट करके लॉन्ग टर्म याद करते हैं, हिप्पोकैम्पस में स्टोर होगी। और इवेंट मेमोरी का मतलब यही होगा, जैसे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है कि यार यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये किया था, या हम यहाँ थे, या हमारी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं स्कूल की, इसकी उसकी, इस जगह की। ठीक है, तो कि ये होता था, वो होता था, ये सब इवेंट मेमोरी में होता है। जैसे कि अगर आप इस वक्त पिछले रमज़ान से कंपेयर कर रहे हो, यार ऐसा होता था, वैसा होता था, लाइक यू कांट एग्जैक्टली रिकॉल द वेरी प्रिसाइज डे कि यार फला तारीख को, या आप एक्चुअली जनरली रमज़ान की बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर रहे होंगे या रिकॉल कर रहे होंगे। ये सब हिप्पोकैम्पस ही जो है वो हमें रिकॉल करके देता है। ठीक है, तो ये हो गया लिम्बिक सिस्टम थैलेमस के साथ, ये हो गया कंप्लीट हमारा डायंसेफेलॉन। सही, अब हम चलते हैं जो है वो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है मिड ब्रेन। ठीक, मिड ब्रेन के मज़ीद वैसे तो देखें, फिर वही वाली बात है, अगर मैं आपको जो है वो सिर्फ बुक के लिहाज से पढ़ा तो मैं आपको बोलूँगा इसके मज़ीद पार्ट नहीं होते, जबकि इसके पार्ट्स होते हैं। और बुक में जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि मेरी पिक्चर में है और मैंने पढ़ाना भी चाहता हूँ, इसलिए मैं जिक्र ज़रूर करूँगा आपसे कि देखिए कौन से वाले पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहा मिड ब्रेन का सेरिब्रल एक्विडक्ट कोई पार्ट नहीं है, इसको हटा दें तो एक सिर्फ एक पतली सी इस ट्यूब का नाम है, ये मिड ब्रेन के अंदर पार्ट आता है। ठीक है, और एक और पार्ट भी होता है जो इधर लेबल्ड नहीं। मैं आपको इसके फंक्शन बिल्कुल बता सकता हूँ और सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं चलें आपको थोड़ा-सा एक सर्च करने का मौका देता हूँ, और हमेशा से कुछ ना कुछ ढूँढ के लाने को बोलता हूँ, तो मैं आपको ढूँढने को देता हूँ कि मुझे बताइएगा ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर क्या आता है? ऐसा क्या है जिसके अंदर आप क्वाड्री का मतलब आप देखिए 4 है, कोई
इसके अंदर अब जिस तरह आपको बज़ाहिर ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन 2 नहीं, ये 4 हैं। तो आपको मुझे बताना है ये 4 चीज़ें क्या हैं, कि इसका नाम क्वाड्री से रिलेटेड है और इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो आपने मुझे मिड ब्रेन के मज़ीद पार्ट्स बताने हैं कि ये किससे आता है, ठीक है? लेबलिंग आपके बिल्कुल सामने है, सही? और मिड ब्रेन के वैसे 2 पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है टेगमेंटम और एक का नाम होता है टेक्टम। क्या नाम? एक होता है टेगमेंटम और एक का नाम होता है टेक्टम। लेकिन जब आप टेगमेंटम और टेक्टम से सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, यानी उसी से रिलेटेड है। मैं टेगमेंटम और टेक्टम को अगर खोलूंगा तो फिर सारा मेरा सवाल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो 2 पार्ट्स हिंट दे रहा हूँ। वो 2 पार्ट्स हैं और ये है, सबका आपस में कनेक्शन है और फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मिड ब्रेन आपने मुझे ज़रूर बताना है, सही? वैसे ऊपर ऊपर से बता दूं कि मिड ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो हमारे जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो हमारी ऑडिटरी यानी कि जो सुनने की पावर होती है उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनको डील करना होता है, सही? याद रखिएगा। बाकी जब आप सर्च करेंगे टेक्टम, टेगमेंटम और ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, आपको सारी बात आ जाएगी। आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रिटानिका पे सर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा एफर्ट करें, ताकि आपको 4 चीज़ें और समझने को मिल जाएं, सही? उसके बाद नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो है हाइंड ब्रेन, ठीक है? इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ये थर्ड पार्ट, ठीक है? सो थर्ड पार्ट हमारा है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक्चुअल में 4 आते हैं, एक और भी है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और मैंने मेंशन नहीं किया, मैं अलग से बता दूंगा। एक का नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक का नाम होता है पॉन्स और एक का नाम होता है सेरिबेलम, सही है? तीनों पार्ट्स को मैं वन बाय वन बता देता हूँ। पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद लिखा है कि फिर पिक्चर्स आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये आ गए 3 पार्ट्स, ठीक है? ये है, सबसे पहले ऊपर पड़ता है पॉन्स। अगर हम ऑर्डर वाइज बात करें तो पहले पड़ता है पॉन्स, फिर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? और ये रहा सेरिबेलम, ठीक? आपको अगर याद हो तो मैंने अभी आपको जो पिक्चर पार्ट्स ऑफ ब्रेन की दिखाई थी, तो उसके अंदर आप देखें ये वो 3 पार्ट्स हो गए, सही है ना? यानी यहाँ पर ये हो गया सेरिबेलम, ये हो गया पॉन्स और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, सही है? तो जितना भी पार्ट है ये सब हाइंड ब्रेन के अंदर आता है और वो यहाँ पर भी मौजूद है। दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट वन इज पॉन्स, ठीक है? और ये है सेरिबेलम, सही है? अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 पार्ट्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है हमारा ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करना। ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, एनटीएस में काफ़ी पूछा था कि हमारा जो वेंटिलेशन सेंटर होता है यानी ब्रीदिंग सेंटर होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है, वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द आंसर। अगर ऑप्शन में हाइंड ब्रेन हो तो ऑफकोर्स हाइंड ब्रेन, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा हो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? इसी तरह हमारी डाइजेशन जो इनवॉलंटरी एक तरह से फंक्शन है, उसको कंट्रोल करना, स्वेलिंग को, ठीक है? हमारे जो निगलना होता है फूड का, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो गया। इसी तरह हमारा हार्ट रेट हो गया। हार्ट की बीट को जनरेट करना हार्ट की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हार्ट रेट को ऊपर नीचे करना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है, सही? आसान याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि हमारा ब्रीदिंग रेट यानी रेस्पिरेटरी रेट और हमारा हार्ट रेट दोनों वैल्यूज है। हमारा हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट और हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है 14 टू 16 पर मिनट। इसको मेंटेन करना मेडुला ऑब्लोंगेटा का रोल होता है, ठीक है? बाकी डाइजेशन, स्वेलिंग आप एक साथ याद कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर अलग से, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के रोल होगा। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स के अंदर भी ब्रीदिंग का रोल होता है। असल में चक्कर यह है कि ब्रीदिंग में हमारे जो वेंटिलेशन सेंटर है इसके 4 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से इस तरह पड़ते हैं, 2 हिस्से इधर पड़ते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा रिपीट हुआ है, ठीक है? हमारे वेंटिलेशन सेंटर के 4 हिस्से होते हैं, 2 मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं, 2 पॉन्स में होते हैं, इसलिए ब्रीदिंग पॉन्स का भी बराबर का फंक्शन है, सही? लेकिन अगर फिर भी आपको एनटीएस में सवाल है तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग आप मेडुला ऑब्लोंगेटा आंसर करेंगे, सही? बेशक इधर दोनों जगह लिखा हुआ है और दोनों दोनों 4 टोटल मैंने बताया, सेंटर में 2 इधर हैं 2 इधर हैं, लेकिन फिर भी अगर एनटीएस में आए तो बुक के हिसाब से आप मेडुला ऑब्लोंगेटा मेंशन करेंगे, सही? उसके बाद अगला वाला जो है वो स्लीप साइकिल है। हमारी जो 2 तरह की स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट और स्लो आई मूवमेंट, वो साइकिल्स वगैरह को पॉन्स कंट्रोल करता है। इसी तरह हमारी जो टेस्ट सेंसेशन है, हियरिंग है, हमारा जो बैलेंस इक्विलिब्रियम है, टेस्ट, सॉरी दोबारा 2 बार आ गया, और जो फेशियल एक्सप्रेशन हमारे, ये सब जो है वो कंट्रोल करता है हमारा पॉन्स, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं आप सबको एक बात बताता चलूँ कि
ये जो सारे फंक्शंस हैं ना, ये सब पॉन्स के क्यों हैं? हमारी जो ये जो क्रेनियल नर्व्स है ना, जो 12 पेयर है, इनमें से बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जिन नर्व्स की स्टार्टिंग पॉइंट पॉन्स है, यानी यूँ कह लीजिए कि ये नर्व्स पॉन्स से निकल के आ रही हैं, सारी नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ। और उन नर्व्स का जो फंक्शन है ना, वो इसने कंट्रोल किया होता है, पॉन्स ने। यानी ये जो फंक्शन है ना एक्चुअल में, ये उन नर्व्स के हैं। लेकिन यहाँ क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि उन नर्व्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो खुद पॉन्स है। मिसाल के तौर पे क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 7 का नाम है फेशियल नर्व। क्या नाम है? फेशियल नर्व। नाम से पता लग रहा होगा, फेशियल नर्व हमारे फेस पे आती है और फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि यार फेशियल एक्सप्रेशन तो जो है वो नहीं, वो तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 का काम है, बिल्कुल है। लेकिन क्रेनियल नर्व नंबर 7 को जो ओरिजिनेट कर रहा है वो तो उसका फंक्शन लगा ना। यानी घूम फिर के तो फेशियल एक्सप्रेशन का फंक्शन पॉन्स को डेडिकेट हुआ ना। समझ गए बात? इसी तरह उसी फेशियल जो नर्व है, उसकी एक नर्व होती है जो टेस्ट के लिए इन्वॉल्व होती है। तो मैं कहूँगा कि टेस्ट जो है वो तो फेशियल नर्व का फंक्शन है। लेकिन वही वाली बात कि फेशियल नर्व पॉन्स से आ रही थी, तो टेस्ट में यहाँ लिखूंगा। ठीक है। इसी तरह हमारी जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 के बाद जो 8 वाली होती है, उसका काम होता है हमारे जो हम सुनते हैं, यानी हमारी हियरिंग वाली है, हमारा जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो वो जो 8 नर्व है, जिसका नाम मैंने बताया था वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है, उसमें से उसका एक हिस्सा पॉन से आता है। तो जब एक हिस्सा पॉन्स आता है, इसका मतलब वो फंक्शन का कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो पॉन्स को जाता है। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने उन क्रेनियल नर्व्स के बिहाफ पे लिखे हैं जो क्रेनियल नर्व पॉन्स से आ रही हैं। सही है। तो इसलिए वो फंक्शंस यहाँ पर आएंगे क्योंकि वो क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट खुद पॉन्स है। आई होप यू गेट माई पॉइंट नाउ। देन वी हैव सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिब्रम के बाद याद रखिएगा, ये एक एमसीक्यू हो सकता है, कभी आया नहीं लेकिन आ सकता है। कहते हैं सेरिबेलम सेरिब्रम के बाद हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम इज अनडाउट द लार्जेस्ट पार्ट, अनडाउटली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेकिन उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के अंदर 50% ऑफ द न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के। याद रखिएगा, ठीक है। हमारे ब्रेन में जितने टोटल न्यूरॉन है, उसके 50% जो है वो सेरिबेलम में होते हैं। सही। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप कहेंगे 50% है तो ये तो लार्जेस्ट ये हुआ, ये तो बराबर हुआ। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर नहीं नापते तोलते कि हम उनके लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वॉल्यूम देखते हैं। सेरिबेलम ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है तो लार्जेस्ट पार्ट ये है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये ले रहा है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वैसे एक अलग बात कर रहा हूँ कि 50% सेरिबेलम में होते हैं, यानी बाकी ब्रेन के आधे एक तरफ और आधे अलग सेरिबेलम में एक तरफ। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो क्या है? 3। एक हमारी बॉडी का जो पॉस्चर होता है, हमारी जो बॉडी का अलाइनमेंट है, हम जो सीधा चलते हैं, अलाइनमेंट हो गया। और हमारी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जब भी हम जो भी हमारी वॉलंटरी चलने फिरने में काम कर रहे हैं, जो हमारे मसल का कोऑर्डिनेशन है, वो सब सेरिबेलम के हाथ में होता है। ठीक। तो ये हो गया हमारे हाइंड ब्रेन का रोग, तीनों पार्ट्स का, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, एक एक स्ट्रक्चर कहलाता है जिसका नाम होता है ब्रेन स्टेम। सॉरी मैं उसकी पिक्चर लगाना भूल गया, लेकिन मैं आपको यहीं से समझा सकता हूँ। क्या कराया जाता है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? आपको करना यह है कि आप हाइंड ब्रेन में से सेरिबेलम निकाल दें। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स थे? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। सही है। पी एम सी, सी को उड़ा दें आप, सेरिबेलम हटा दें, क्या बचा? सिर्फ पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। और ऊपर से आप हाइंड ब्रेन ले लें, सॉरी ऊपर से आप मिड ब्रेन ले लें, यानी मिड ब्रेन का ये वाला पार्ट। सही है। ये मिड ब्रेन ही चल रहा है पूरा। तो ये 1 2 3। सही है। ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। ऊपर पड़ता है मिड ब्रेन, फिर पड़ता है पॉन्स, और फिर पड़ता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। वी कॉल इट ब्रेन स्टेम। सही। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको इसमें से सेरिबेलम निकाल दें और आप ये 3 पार्ट ले लें, 1 2 3। यानी कि पहले था ये PMC, अब हो गया मिड ब्रेन का M, मेडुला ऑब्लोंगेटा का M, एंड पॉन्स MMP। याद करने का आसान तरीका, मिसिंग माय पार्टनर। सही, या मिसिंग माय पेरेंट्स। अब आपके ऊपर है कि आप किससे ज़्यादा अच्छा याद रखते हैं, किसको ज़्यादा मिस करते हैं, उससे याद रख लेते हैं। तो मिसिंग माय पेरेंट्स। ठीक। MMP। सो MMP से जो है वो याद रखिएगा। और ये इससे आपको याद रहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम को कट ऑफ करना है। तो मैंने इसी तरह से याद किया PMC,
सी हटाएं, एक एम ऐड कर दें, एमएमपी बन जाता है। ठीक, सो सेरिबेलम हटा के बाकी अगर मिड ब्रेन उसके साथ शामिल कर दे तो इट बिकम्स ब्रेन स्टेम। अच्छा, ब्रेन स्टेम कहने की वजह क्या है? अगर आप इस पिक्चर में देखें और मिड ब्रेन को शामिल कर लें तो ये जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट है, आपको नहीं लग रहा ब्रेन के नीचे जैसे कि कोई जिस तरह प्लांट की स्टेम होती है, स्टेम की शक्ल में है, और ये वो पार्ट है जो सीधा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से कलर चेंज होता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है। तो कहते हैं ब्रेन स्टेम कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए उसको ब्रेन के नीचे की स्टेम कहते हैं। सही है? अच्छा, अब इसके लिए हम कोई अलग से फंक्शन नहीं करेंगे, वही पार्ट है, बस हमने उसको रीअरेंज कर दिया। अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ रह गई जो मुझे आपको बतानी है, यानी हम हाइंड ब्रेन के पार्ट डिस्कस कर लिए, मिड ब्रेन का मैंने आपको सर्च करने को कहा है, डायंसेफेलॉन डिस्कस कर लिया, कॉर्पस कैलोज़म डिस्कस कर लिया, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद सेरिब्रम। ठीक, अच्छा, ये जो पूरा ये जो मैंने आपको आउटलाइन दी है, ये आउटलाइन किसकी है? ये आउटलाइन है पूरे के पूरे हमारे नर्वस सिस्टम की एनाटॉमिकल बेसिस पे। ठीक है, आई रिपीट, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी। ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम को एनाटमिकली क्लासिफाई करें तो ये सारे आपके पास पार्ट्स आएंगे। ठीक, एक और क्लासिफिकेशन होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिर्फ सेरिब्रम की होती है, पूरे ब्रेन की नहीं होती, सेरिब्रम की होती है। ठीक, तो सेरिब्रम को फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्लासिफाई कैसे करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। और अब मैं खोलता हूँ दूसरा वाला डॉक्यूमेंट जो कि ये रहा। सही, सेरिब्रम को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, जो कि अभी बीच में पिक्चर में आ भी रहे थे लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। और ये रही फाइनली वो पिक्चर जिससे मैं आपको फंक्शनली जो है वो समझा सकता हूँ। सही है, आप देखें तो आपको चारों लोब नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। एक सेकंड में किसी और पिक्चर में देख लूँ अगर मुझे वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए तो। ये पिक्चर भी अच्छी है, इसमें फंक्शन लिखे हुए हैं, पहले मैं आपको इससे समझा देता हूँ फिर आते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए ये सारी पोजीशन है, यहाँ तक ब्रैकेट है, ये सारा फ्रंटल लोब है, ये वाला हिस्सा जो स्क्रीन कलर में ये पैराइटल है, ये पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल है, और ये वाला हिस्सा जो पर्पल कलर में टेम्पोरल है। पता है ये स्टारो नाम क्यों है? अगर आपको अच्छे से क्रेनियल बोन्स याद हो जो मैंने पढ़ाई थी, ये उनके नाम पे पढ़े। सामने फ्रंटल बोन होती तो उसकी ऐसे फ्रंटल लोब, इधर पैराइटल बोन होती तो पैराइटल लोब, इधर ऑक्सीपिटल बोन होती है, इधर टेम्पोरल बोन होती है। यानी ब्रेन की लोब्स जो हैं वो नाम दिए गए हैं ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बोन दे आर फेसिंग। जिस बोन को फेस कर रहे हैं क्रेनियम की वही लोब है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं। पूरा सेरिब्रम है, सेरिब्रम को मैं इकट्ठा पढ़ाऊँ उससे बेहतर है कि ये 4 पीसेस में तोड़ के, इसके 4 लोग में तोड़ के पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है। अब सेरिब्रम के जो फंक्शंस हैं चारों पार्ट्स को देख लेते हैं। फ्रंटल के ये सारे फंक्शंस होते हैं। फ्रंटल के अंदर हमारी जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंसंट्रेशन है, थिंकिंग है, बिहेवियर, पर्सनैलिटी है, मूड स्विंग, स्पीच, ये सब फ्रंटल में है। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास एक और बहुत अच्छी सी पिक्चर है, जाके मैं इससे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी सी पिक्चर है, इसमें फ्रंटल लोब के जितने फंक्शन है ना यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ब्लू वाले को हटा दे, ग्रीन को हटा दें, सबको हटा दें, सिर्फ इसकी बात करते हैं यहाँ से लेके पूरा ये क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं फ्रंटल लोब में। मूवमेंट, जो हम चलते फिरते हैं वो सारा कुछ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे कि एक सवाल आया था EQ में कि अगर आप मैथ्स के या फिजिक्स के जो भी इस तरह की कोई चीज़ में सोचना हो, वो सॉल्व करें तो आपका ब्रेन का कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा? ठीक है, फ्रंटल लोब। देखिए इसलिए इसके फंक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए किसका क्या काम है। याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, फ्रंटल का ज़्यादातर काम हमारा मोटर का होता है। मोटर का मतलब जो हम काम करते हैं। देखिए जो ऊपर मोटर एरिया लिखा हुआ है, कंट्रोल और वॉलंटरी मसल, मोटर एरिया अलग से नहीं है, कलर बेशक अलग हो, मोटर एरिया इसी में शामिल है। सही है, सेंसरी एरिया देखिए इनको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। सेंसरी एरिया किस में जा रहा है? ब्लूइश एरिया में जा रहा है। सेंसरी एरिया इधर आएगा पैराइटल में, देखिए लिखा हुआ है सेंसेशन। सही, तो मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, आपको फ्रंटल लोब में एक मोटर एरिया याद रखना है जो कि वॉलंटरी मसल से कंट्रोल करा, जो हम चलते फिरते हैं, मूवमेंट भी वही हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन देखिए, थिंकिंग, वही सब सोचना, जिस तरह हम अपनी अभी आप समझ रहे हैं, ये सब सब कुछ फ्रंटल लोब से कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं, किसी की बात को समझते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सब कुछ फ्रंटल लोब में आता है। बिहेवियर हो गया हमारा, पर्सनैलिटी हो गई, तो हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो हुनर होता है, जो हमारी चीज़ों को डील करने का, सिचुएशन को डील करने का हमारी जो टेक्टिक्स होती है, एबिलिटी होती है, इट्स ऑल कंट्रोल बाय फ्रंटल लोब। ठीक है, कहते हैं इंसान का जितना फ्रंटल लोब अच्छी तरह डेवलप होता है उतनी उसकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है, वो उतना स्किल्ड होता है,
वो उतना पेशेंट होता है। और जो लोग ज़्यादा लाइवली होते हैं, जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, जो लोग ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल वक्त को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं और जॉब कर लेते हैं, उनका फ्रंटल लोब एक्सीलेंट डेवलप होता है। सो आई वुड से वर्क ऑन योर फ्रंटल लोब, जितना अच्छी तरह काम कर सकते हो उसको खूब शाइन करें, उसको खूब अच्छा करें, उससे इंसान की पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। And last but not the least are all mood swings are controlled by this frontal lobe as well. कहीं ना कहीं वो भी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जब हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं तो बात कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है, ऑब्वियसली, बिकॉज उसके अंदर कुछ हमारे बैड मूड्स भी होते हैं, बैड टाइम्स भी होते हैं। तो इसलिए लुक एट द गुड साइड, पर्सनैलिटी बिहेवियर, इट्स ऑल कंट्रोल बाय फ्रंटल लोब, सही है। और स्पीच भी इसी से ही होती है। अब स्पीच को स्पेशली ब्रोकाज एरिया कहते हैं, स्पीच के एरिया को, ये ब्रोकाज एरिया इधर ही है, ठीक। तो मैं मेंशन कर दूंगी ये वाला एरिया मोटर एरिया और स्पीच एरिया, सब फ्रंटल में इंक्लूड है। फ्रंटल के फंक्शन कितने हो गए? कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेटिंग, थिंकिंग, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मूड, स्पीच एरिया, इट्स ऑल सब कंट्रोल हो गया। किसमें शामिल हो गया? फ्रंटल में शामिल हो गया, ठीक है। और साथ साथ यहाँ से टैली भी कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें फ्रंटल में आ गई, सब की सब वही है, ठीक। Now let's go to the temporal one. टेम्पोरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेम्पोरल, सॉरी, पैराइटल की बात करें, ये एरिया थोड़ा मोटर से था, ये एरिया पैराइटल, ये एरिया सेंसेशन से। अच्छा है, ये एरिया मोटर हो गया, ये एरिया सेंसरी हो गया। पहला ही पॉइंट देखे सेंसेशन, और इसका वो वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। हमारी जितनी भी स्किन सेंसेशन होती है ना, टेम्परेचर की, प्रेशर की, पेन की, वाइब्रेशन की, ये सब पैराइटल से होती है। आपका फ़ोन पॉकेट में बज रहा है, आपको फील हो रहा है, ये पैराइटल से कंट्रोल हो रहा है। आपको गर्मी लग रही, पैराइटल सेंस कर रहा है। प्रेशर, पेन, ये सब पैराइटल कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। सो याद रखना आसान तरीका, फ्रंटल डील्स विद मोटर, पैराइटल डील्स विद सेंसरी, ठीक। इसी तरह लैंग्वेज, हमारा जो एरिया होता है, जो हम बोलते हैं लैंग्वेज, वो पैराइटल से होता है। हमारी बातों का समझना, जिस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, वो सब सेंसरी होता है। कहीं ना कहीं वो भी एक सेंसेशन ही होगी ना, हम बात को सुन के कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की अवेयरनेस, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस पोजीशन में, ये सब इसी से होता है। हमारी अटेंशन, ठीक है, किसी की बात को सुनना समझना, ये सब पैराइटल से होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्पोरल में। टेम्पोरल एरिया हमारा इन तीन चीज़ों से डील करता है। हेयरिंग है, ये लैंग्वेज बोलने वाली लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज समझने वाली, इंटरप्रिटेशन है, फ़र्क है, ठीक है। ये लैंग्वेज स्पीकिंग है, ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरी, ठीक है। यानी इस वक्त आपको पता है, आप मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस वक्त आपका पैराइटल और टेम्पोरल बहुत एक्टिव है, क्योंकि पैराइटल में, टेम्पोरल से आप जो मेरी जो लैंग्वेज जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट भी कर रहे हैं, थिंकिंग में, यानी फ्रंटल लोब भी चल रहा है। सॉरी, मैं इस पॉइंट को मिस कर गया, फ्रंटल लोब भी चल रहा है। यानी आपका एक ये वाला पॉइंट चल रहा है, एक ही वाला पॉइंट चल रहा है। इधर आप ऑब्वियसली अटेंशन भी दे रहे हैं, और ऑब्वियसली इधर स्टोर भी करें मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो हमारी सारी पढ़ाई की होती है। एक मेमोरी उधर भी आता है, कहाँ? हिप्पोकैम्पस में। हिप्पोकैम्पस में जो मेमोरी होती है वो इवेंट मेमोरी ज़्यादातर होती है। ये मेमोरी वो है जो हमारी पढ़ाई की मेमोरी होती है, सही है। सो इस वक्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त लेक्चर में एरिया चल रहा है वो टेम्पोरल है। तीनों ही पॉइंट्स आप देखे फॉलो हो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये भी पॉइंट है कंसंट्रेशन, थिंकिंग वाला, वो भी चल रहा है, ठीक। और ये देखिए वही ब्रेन स्टेम आ गया, ये वही मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाले फंक्शंस आ गए, और पॉन्स और मिड ब्रेन वाले, ठीक है। तो वही सारे फंक्शन लिखे हैं जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये आ गया ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में अब यहाँ पर देखें, टेम्पोरल लोब में लिखा हुआ है ना लैंग्वेज। अब आप कहेंगे यार लैंग्वेज फिर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये वाला लैंग्वेज जो परसेप्शन है लैंग्वेज की, कॉम्प्रिहेंशन है, वो वर्निक एरिया कंट्रोल करता है, सही। तो इस पिक्चर की बस थोड़ा सा मसला है कि जब इन्होंने लैंग्वेज यहाँ लिख दिया और फिर वहाँ लिख रहे तो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। लेकिन अगर आप इस टेम्पोरल लोब की बाउंड्री देखें तो ये वर्निक एरिया इस टेम्पोरल लोब की बाउंड्री में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है ये इसी में आ गए, और ये वही पॉइंट यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो बस ये दो ही पॉइंट्स हैं, वो लैंग्वेज बोलना, ये समझना, ठीक। अच्छा, अब ये आ जाते हैं हम ऑक्सीपिटल पे। ऑक्सीपिटल जो हमारा लोब होता है वो प्योरली हमारा डील करता है हमारे विजन को, ठीक है। और हमारी जो भी यहाँ से आई से हमारी ऑप्टिक जो नर्व निकलती हैं वो यहाँ से जाती हैं ब्रेन से, मिड ब्रेन से के करीब से क्रॉस होती हैं, बाकायदा से एक्स में क्रॉस होती हैं। यानी ये जो नर्व है यहाँ से यूँ जाएगी, ये नर्व यहाँ से यूँ जाएगी, क्रॉस होगी, क्रॉस होगी, यहाँ पहुँचती है।
यहाँ से हमारा सारा विजुअल एरिया, हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ से बनती है। ठीक, तो ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो सेरिब्रम है, इसके फंक्शंस हैं वो मैंने आपको समझा दिए। देखिए वही सारे फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब एक वर्ड ये ऊपर लिखा हुआ है, समझा दूँ मैं आपको। आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सेरिब्रम के अंदर ब्रॉडमैन एरियाज होते हैं कितने, 52। ये क्या चक्कर है, सही है। आपको पता है ये जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा, आपको लग रहा है बस सिर्फ कलर्ड पार्ट्स है। इस एक टेम्पोरल लोब के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इस फ्रंटल लोब के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन सबके अंदर पार्ट डिवाइडेड है और उन पार्ट का एक नंबर है, और ये टोटल एरियाज बनते हैं 52। यानी यहाँ पर तो इन्होंने बस बुलेट्स में लिखे हुए ना कि ये फंक्शन हो गया, लेकिन इन सब के एरियाज अलग हैं। तो कुल मिला के इन चारों लोब्स के अगर हम सारे एरियाज मिला लें तो ये बनते हैं 52 एंड वी कॉल देम ब्रॉडमैन एरिया। क्या बोलते हैं, ब्रॉडमैन एरिया। एक समझाने के लिए आपको पिक्चर दिखाई मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया 1 2 3 सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया 4 मोटर कॉर्टेक्स, सही है। अब देखिए जो स्पीच एरिया है, वर्निक एरिया भी आया था, सॉरी लैंग्वेज एरिया कौन सा है, एरिया 3940, सही है। ब्रोकाज एरिया भी आया था, स्पीच एरिया देखिए वो एरिया 40 44 45 लगता है, सही है। तो इस तरह पूरे 52 हैं। और अगर 52 की नंबरिंग देखें, आई कांट फाइंड 52 है, बट ये सारे के सारे यहाँ मौजूद है, पूरे ऑल 52। वो 52 के 2 एरियाज मिलाने के बाद ये पूरा कहलाता है ब्रॉडमैन एरिया। ये सारे साइड में नंबर लिखे हैं, 38 ये रहा, 37 ये है, और 52 भी यहीं कहीं होगा। कांट फाइंड इट, हो सकता है इस पिक्चर में इतना क्लियर ना हो क्योंकि कुछ एरियाज अंदर भी होते हैं ना, डॉटेड डॉटेड हो रहा है, बट पूरे 52 एरियाज होते हैं जो कि ब्रॉडमैन जो है वो कहलाते हैं, सही है। सो ये वो सब इसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम ये देख रहे थे, ये एरिया हो गया 40 44 45, ये हो गया, ये एरिया हो गया 39 40। ये सब एरिया न्यूरल एनाटॉमी इंशाल्लाह आप जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी से मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडमैन एरिया क्या चीज़ होती है, ठीक। तो ये सारे लोब्स हो गए, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। जब हम सेरिब्रम को देखें, वैसे देखते हैं तो हमें कोई फंक्शन ब्रेन में नज़र नहीं आ रहा, सेरिब्रम में यहाँ पे कोई लोब नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जब हम उसको फंक्शनल नहीं पढ़ते हमें पता होता है इतना फ्रंटल है, वो पैराइटल है। अब जैसे कि ये देखिए ऑक्सीपिटल लग रहा है, ये लिखा हुआ ऑक्सीपिटल, सही है, और इस तरफ टेम्पोरल होता है। अच्छा, कुछ कुछ लेबलिंग यहाँ पे रह गई, मैं बता देता हूँ। थर्ड वेंट्रिकल बता दिया, वेंट्रिकल की है, ये बता दिया। एंटीरियर कमीशर आप छोड़ दें, ये डिटेल है। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, बता दिया। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का पार्ट नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक बाकायदा ग्लैंड है, और इंशाल्लाह हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। टेम्पोरल लोब ये रहा पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि मीडियल सेक्शन ये है ना, इसलिए सामने से हटा हुआ है। पॉन्स मैंने बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ेंगे आगे, सेरिबेलम का बता दिया। कोरोइड प्लेक्सस अंदर का एक कैपिलरी नेटवर्क होता है जिससे सीएसएफ बनता है। कोरोइड प्लेक्सस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एक ब्लड कैपिलरी का प्लेक्टस होता है, इसी से ही सीएसएफ बनता है। फोर्थ वेंट्रिकल हो गया वो जगह जिसके अंदर सीएसएफ मैंने बताया था वो बनता है, ठीक, ये वाली जगह हो गई। मिड ब्रेन के पार्ट्स हो गए, मिड ब्रेन आपने बाकी बताना है। पीनल बॉडी, पीनल बॉडी ग्लैंड है, इसको भी हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ये ब्रेन में आता है लेकिन ये ग्लैंड है। थैलेमस पढ़ा दिया, ऑक्सीपिटल लोब पीछे वाला ये हो गया, कॉर्पस कैलोसम पढ़ा दिया, पैराइटल लोब हो गया ये वाला, ठीक है। सो ये सारे लोब्स हो गए, चारों आपको लोब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कलर्ड नहीं इसलिए इतना पता नहीं लग रहा। फ्रंटल ये वाला, पैराइटल ये वाला, ऑक्सीपिटल ये, टेम्पोरल वो पीछे की तरफ। ये टेम्पोरल वो है जो कि उस साइड का नजर आ रहा है, इस साइड का टेम्पोरल तो ऑब्वियसली इस लोब जो सामने वाला है वो हटाया हुआ है, इससे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो आई होप आपको ये ब्रेन के सारे पार्ट्स समझ आ गए हों, ठीक है। मैं आपसे ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है वो आराम से इसको देख के लिख भी सकें, ठीक है। इसको कोई मसला नहीं, मैं आपसे शेयर कर लूँगा ताकि अभी सारी चीज़ें लिख लें। ये सारा वो आपका नोट डाउन करने वाला जर्नल का पार्ट हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है। सेकंड वाला ये वाला हो गया, ठीक है। बाकी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो मैंने 1 बाय 1 आपको सारी एंड तक जो है वो समझा दी। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा लेक्चर जो कि नर्वस सिस्टम पे, सॉरी ब्रेन पे हुआ है। अभी भी हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेन कवर किया। आप सोचें इतना पूरा 1 घंटे का लेक्चर और उसमें सिर्फ ब्रेन कवर हुआ है। अब इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करूँगा, रिसेप्टर्स डिस्कस करूँगा, और स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर्स के बाद फ़ौरन बाद मेरा जो अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला वो होगा नर्व इम्पल्स, ठीक है। और वो है असल सॉलिड टॉपिक मेरे हिसाब से। तो ब्रेन भी नो डाउट ब्रेन इज सेकंड बेस्ट, बट असल जो
सही मानों में जो टेक्निकल टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल का, वो इंशाल्लाह से बात करेंगे। सही। सो आपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन ब्रेन, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी लेवल वाला पढ़ाया है। तो जो जो भी आपके क्वेश्चन है पूछिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपने क्वेश्चन कमेंट से पोस्ट कीजिएगा, ग्रुप में पूछिएगा। आई जो है टेक टाइम इंशाल्लाह टू आंसर, और फिर मैं सारे आंसर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।